साधारण तरीके से पद यात्रा में सभी लोग सफेद कपड़ा पहन के आज ये पद यात्रा के माध्यम से हमने ये नॉमिनेशन फाइल किया है। श्रद्धांजलि के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं हमने प्रार्थना की है कि उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे और इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी हम ये वक्त प्रचार एकदम शांति से करेंगे। मेरा सवाल इसी को लेकर अब शुरुआत हुई है क्योंकि आपने मोरबी का जिक्र किया, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की पॉलिटिक्स हुई। अब काफी दिन बीत चुके हैं, क्या अब आप देश को बताने की स्थिति में हैं बतौर गृह राज्य मंत्री, बतौर गृह मंत्री, कि हुआ क्या था, कैसे, क्यों इतना दुखद हादसा हुआ, कहां लापरवाही हुई, किस स्तर पर हुई और क्या यह टल सकता था? अगर आज आप बताएं देश को हुआ क्या था, कैसे, क्यों हुआ था मोरबी हादसा? ये मोरबी का हेरिटेज ब्रिज था। वहां की एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार के साथ उसको पीपीपी मॉडल पे उसको थोड़ा मरम्मत करा के चलाने के लिए मांगा था। सरकार ने वो ब्रिज उनको मरम्मत करा के चलाने के लिए दिया हुआ था। ये ब्रिज को उनके कहने के मुताबिक ये मरम्मत करा के उन्होंने ये ब्रिज चालू किया था, जिसमें ब्रिज में उस दिन संडे होने के कारण कम से कम 300 से ज्यादा लोग ब्रिज पे एट द मोमेंट वहां पे हाजिर थे। हम सब ने वो वीडियो देखा है कि किस प्रकार से लोग वो जो लोहे के जो सलिए थे उसको किस प्रकार से लात मार रहे थे, और जब एक लोहे के सलिए पे अगर लात मारोगे तो उसका इफेक्ट ब्रिज पे पूरा नहीं आता है, लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर जिस प्रकार से वो ब्रिज की मजे लेने के चक्कर में लोहे को जिस प्रकार से लात मार रहे थे, उसमें ये घटना बनी। ये प्राथमिक तौर पे ये बाहर आया था। दूसरी चीज कि इसके हर एक विषयों पे उसके रॉड्स है, उसके आयन है, उसके पिलर्स है, उसके फाउंडेशन है, उसको मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक यहां से मोरबी जाने से पहले ही एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा की। वो हाई लेवल कमेटी को सूचना दी गई कि रात को 3 बजे से पहले घटनास्थल पे सबको पहुंचना है और तहकीकात आधी रात से चालू कर लेनी है। ये तहकीकात उसी दिन रात को चालू हो गई। अभी एफएसएल को खास तौर पे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस जो सैंपल्स लिए हैं उसके जल्द से जल्द टेस्टिंग के रिपोर्ट्स कमेटी को दी जाए, जिसके कारण हम इस पे आगे एक्शंस तय कर पाए। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी विजिट की। प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत छोटे छोटे विषय पे घटना कैसे बनी, घटना बनने के बाद पहली एम्बुलेंस कितने मिनट में पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची तो वो हॉस्पिटल कितने मिनट में पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार की घटना जब बनती है तब सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है उनको सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने की। जी, पहला पेशेंट 18 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। 18 मिनट में पहला पेशेंट। उसके बाद एक भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, उसके लिए कलेक्टर ने सबसे पहले जितनी एम्बुलेंसेज, जितनी 108 आसपास की तहसील में अवेलेबल थी, वो सभी 108 को वहां भेजा गया। किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग वहां पे डेवलप की गई। मोरबी की जनता को 2 हाथ जोड़ के नमन करना पड़ेगा। मोरबी की जनता ने 5 किलोमीटर का मानव साकल बनाया था। एक भी एम्बुलेंस 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे ब्रेक नहीं लगानी पड़े और सीधी हॉस्पिटल पहुंच पाए, उसके लिए वो लोग सरकार के साथ खड़े रहे। उसके कारण कहीं जीवन बचाने में हम लोग को सफलता मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोग पानी में गिरे तो फायर ब्रिगेड की टीम तो पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ मोरबी के जो लोग जो नाव का काम करते, कहीं ना कहीं जो मछुआरे हैं, वो सभी लोग पानी में फायर ब्रिगेड के साथ काम में लग गए। उसके कारण हम सभी लोगों को बाहर निकालने में बहुत जल्द हम निकाल पाए। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से और खास करके गृहमंत्री जी खुद रात को 4 बजे तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से सुबह 6 बजे तक, जब तक मैक्सिमम लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक हर एक पल की खबर वो रख रहे थे। रात को 2 बजे तक आप देखिए, नेवी, आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, गरुड़ सेना, ये सभी सेनाओं के अलग अलग जो टीम है उसको मोरबी में मोबिलाइज किया गया। 500 से ज्यादा लोगों की टीम वहां पे पहुंच गई थी। आप अगर किलोमीटर्स गिनोगे ना तो घटना बनने के बाद अगर वो मोबिलाइज आधे घंटे में नहीं हुआ होता ना
तो 11 बजे पहली एनडीआरएफ की टीम वहां नहीं पहुंच पाती। नहीं, हर्ष भाई, मेरे सरकार ने, मैं आपको पूरी चीज बताना चाहता हूं, मैं ये इसके लिए बताना चाहता हूं आपको कि इसकी गंभीरता सरकार ने किस प्रकार से ली थी। तहकीकात अपना विषय है, तहकीकात में जो आएगा उसमें किसी को नहीं छोड़ना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। राहत नहीं, बचाव वो पूछने का विषय ही नहीं है। राहत बचाव पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं, राहत ही सबसे पहला विषय सवाल ये उठ रहा है एक्शन। मैं आपको इसके लिए बताता हूं कि ये चुनावी सीजन है, चुनावी सीजन में हर वक्त इसी प्रकार की बात आती है, लेकिन आप जब सरकार में बैठे हो तो आपकी ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि घटना बनने के बाद आपने क्या क्या किया। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत की कामगिरी ठीक नहीं चली है तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। तहकीकात की अगर बात हो तो तहकीकात की बात में मात्र 1.5 घंटे के अंदर, घटना बनने के 1.5 घंटे के अंदर ये एफआईआर हो गई थी और एफआईआर में सभी प्रकार के नाम लिखे गए। एफआईआर में एकदम क्लियर है कि ब्रिज का मेंटेनेंस, ब्रिज को संभालने वाली पूरी एजेंसी एफआईआर के अंदर टोटल, अगर आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हो, इतनी बड़ी घटना बनती है, घटना के 1-1.5 घंटे में जब एफआईआर होती है, जब प्राथमिक तपास पे जब एफआईआर होती है, तो इसी प्रकार से एफआईआर पहले होती है और उसकी तहकीकात के साथ साथ जितने लोग होते हैं वो सब इसमें आते हैं। और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई भी इसमें बच पाए, मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूं, इसमें से कोई नहीं बच पाए। ये कहा जा रहा है हर्ष भाई, राहत बचाव को लेकर किसी ने सवाल नहीं मैं राजनीतिक सवालों का जवाब दे दूंगा आपको। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप पूरे विषय की आप खुद तहकीकात कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं पे चूक है तो मैं जरूर से जवाब दूंगा। लेकिन ये लोग जो राजकीय, मतलब अभी ये चुनाव के सीजन में जो लोग ब्लेम कर रहे हैं उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को नहीं पकड़ा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि गवर्नेंस 0 बताती है ये, क्योंकि हाई कोर्ट के आप गहलोत जी की बात करेंगे, आप छोड़िए ना, आपको पता है राजस्थान की क्या हालत है। गहलोत जी को पता नहीं अपने घर में क्या हो रहा है, अपने गांव में क्या हो रहा है, उनकी क्या मैं जवाब दूंगा सर। अच्छा, क्योंकि इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपने इसका जिक्र किया, अभी आपने देखा होगा उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट हुआ, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले किया था, और रात को, शनिवार रात को वहां ब्लास्ट हुआ। कोई आपको पैटर्न दिखता है क्या ये, कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया 13 दिन पहले और शनिवार रात उस ट्रैक पे भी ब्लास्ट हुआ? इसमें मैं ये मान रहा हूं कि राजस्थान सरकार को एकदम गहराई से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, गुजरात को लेकर बार बार जब हम डिबेट करते हैं अक्सर एक सवाल उठता है ड्रग्स को लेकर। हर्ष भाई, आप गृह मंत्री हैं, अड्डा बना दिया, मतलब कहा जा रहा है कि ड्रग्स का हब बन गया गुजरात, 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। हो क्या रहा है गुजरात में हर्ष भाई? मैं यहां बैठे हुए सभी लोगों से मात्र एक सवाल करना चाह रहा हूं आज। ये ड्रग्स, पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में आके जमा नहीं करा गए हैं कि भाई साहब हम ये पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए का ड्रग्स लाए हैं, आप इसको जमा कर लो और हमको पकड़ के अंदर डाल लो। ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने बहुत ही साहसिक काम किया है। गुजरात एटीएस भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके गोलियों का सामना किया है। 1-2 केसेस नहीं, हमने लगातार एक के बाद एक, आज 40 से ज्यादा पाकिस्तानी गुजरात की जेलों में बंद है। हमने ड्रग्स पकड़ा है, ये कोई आके जमा नहीं करा गया है। जो ये विपक्ष के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, देश का ड्रग्स का कैपिटल कौन सा राज्य है? आपको भी पता है ना, यहां बैठे हुए लोगों को भी पता है। आइए उनको बोलिए मेरे सामने आंकड़े लेके आए, हम दोनों के आंकड़े कंपेयर करते हैं। ड्रग्स पकड़ना ये अच्छी बात है या ड्रग्स का कारोबार चलाने लेना ये अच्छी बात है? नहीं, आप मुझे ये जवाब दीजिए। नहीं, पकड़ी जा रही है तो पकड़ी जा रही है तो ये अच्छी बात है ना, हम लोग पकड़ रहे हैं, हमारी नीति साफ है भाई साहब। पंजाब की जेलों से ये कारोबार चल रहा है, हमने पंजाब की जेलों में ये जो कारोबार चल रहे हैं उसकी माहिती पंजाब पुलिस को 3 दफा दी है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया उन लोग ने। हमने मात्र गुजरात से ये ड्रग्स नहीं पकड़ा, हमने कलकत्ता के पोर्ट पे जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने दिल्ली में जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने पंजाब की जेलों में से चल रहा है ये टेरर नेटवर्क जो ये ड्रग्स का है ना पूरा, उसको फोड़ने के लिए ये जो काम किया है उसके बाद हमने उन लोग को माहिती दी है। वो लोग काम करना नहीं चाह रहे, उनकी नीति नहीं है कि ड्रग्स को ये देश में घुसने में, बंद करने में मदद करनी है। हम लोग समाज की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, हमने ड्रग्स पकड़ के मात्र गुजरात के नहीं, ये देश के
युवकों का भविष्य बिगड़ने से बचाया है। यहाँ पे मेरे आज कई कांग्रेस के मित्र भी यहाँ पे आए थे जी। मैं उनको भी सुन रहा था। 2020 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? थाने में सलीम नाम का एक युवक सब्जी की लारी चला रहा था और सब्जी की लारी के नाम पे वो वहां पे बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स बेच रहा था। गुजरात के सलाया में 100 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया। अगर महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उन लोग ने ये ड्रग्स माफिया को पकड़ा होता तो हमें नहीं पकड़ना पड़ता इसको। हमने ये नहीं देखा कि ये तो महाराष्ट्र जा रहा है, उसको जाने लो, हमारे में आंकड़े नहीं लेने। हमने ये समझा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, देश के सभी वर्गों को साथ में मिलके, इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, कोई सरकार अलग नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार से मोदी साहब और अमित भाई जब जब डीजी कॉन्फ्रेंस होती है, ये ड्रग्स के मामला में बहुत गंभीरता से सभी सरकारों से निवेदन करते हैं और इसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, उसमें नेशनल एजेंसीज किस प्रकार से मदद कर सकती है, उसके लिए वो बहुत गंभीर होते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि जिनको ये कारोबार नीचे तक चलाने लेने में और कई फायदे होते हैं, वो हमेशा जहां जहां ड्रग्स पकड़ते हैं ना, तभी उनके पेट में दर्द होता है। आपने हर्ष भाई गुजरात पुलिस का जिक्र किया। गुजरात पुलिस ने, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात पुलिस को लेकर ही एक विवाद हुआ था हाल फिलहाल में और आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था, उस वीडियो से ज्यादा खेड़ा वाला विवाद, जिसमें पत्थरबाजों की पब्लिक फ्लॉगिंग की गई थी पुलिस द्वारा, जो कतई गलत है, कानूनन गलत है, आप भी उसको मानेंगे। आपने स्टेटमेंट दे दिया कि सिर्फ पत्थरबाजों का मानवाधिकार होता है क्या? मेरा स्टेटमेंट अगर आप शांति से सुनोगे, एक तकलीफ क्या है कि आप लोग को जितना सुनना होता है उतना ही आप सुनते हो। अच्छा, मैंने ये कहा कि चुनाव के समय अचानक खड़ी हुई मानव अधिकार की कुछ संस्थाएं जब पत्थर मारने वाले पे अगर कोई कदम उठाते हैं ना, तभी मानव अधिकार की बात आती है। लेकिन मेरी गुजरात की धरती पे कोई नवरात्रि के समय गरबा खेल रहा है और मेरी ये गुजरात की बेटियों पे कोई पत्थर मारे, वो पत्थर मारने वाले के मानव अधिकार की बात करने वाले लोगों को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने पत्थर खाए हैं उनका मानव अधिकार नहीं होता क्या? लेकिन सर पब्लिक फ्लॉगिंग, पब्लिक वो तो गलत है ना। मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अभी भी वापस आपको जितना सुनना है उतना ही आप सुन रहे हो। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पत्थर मारने वाले पे कदम उठाए तो आप अचानक से देश भर में से ये देश को तोड़ने वाली जो टुकड़ियां है ना, वो मानव अधिकार के नाम पे इनको पत्थर मारने वाले पे क्यों कदम उठाए? अरे भाई साहब, आगे के दिन मेरे राज्य की बेटियों पे जो पत्थर मारे थे तभी भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, तब क्यों कोई नहीं बोला? तब एक भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक भी राजनीतिक पार्टी गुजरात में एक भी जन ने अगर एक भी शब्द निकाला है तो आप डेटा निकालिए। सर पुलिस को लाइन हाजिर किया गया ना। नहीं, ये बेटियों को पत्थर मारना ठीक है, आप मुझे बताइए। नहीं, गलत है सर, मैं उसके खिलाफ हूं। बेटियों को पत्थर मारा, उनकी ये बेटियों के मानव अधिकार। पब्लिक फ्लॉगिंग सही है क्या? मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप वापिस वो बात ना, क्यों नहीं कर रहे? मैं तो मात्र ये बोल रहा हूं कि मानव अधिकार की बात हर समय होनी चाहिए। पत्थर मारने वाला का भी मानव अधिकार है, लेकिन पत्थर खाने वालों को भी तो सोचिए कभी भाई साहब। मेरे राज्य में, मेरे राज्य की धरती पे कोई गरबा खेलने वाली बेटियों पे कोई आंख ऊंची करे तो वो नहीं चला लूंगा मैं, ये एकदम स्पष्ट है। अच्छा, इसको भी क्योंकि आपके बयान को भी सॉफ्ट पोलराइजेशन एक तरीके से माना गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। आप मुझे एक सवाल, मुझे भी आज देश की जनता आपको भी सुनना चाहती है। अच्छा ठीक है, बताइए। चुनाव भले मेरा ही है जी, लेकिन आपको भी सुनना चाहती है। बताइए। मानव अधिकार पत्थर मारने वाले का ही होता है क्या? नहीं, उनका भी होता है। तो मानव अधिकार ही नहीं होता, उनका भी जिन्होंने जिनने मानव अधिकार की, पत्थर मारने वालों के मानव अधिकार की बात की है, उनके पूरे पत्र आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहीं पे भी एक लाइन भी लिखा है कि ये लोग ने जिनको पत्थर मारा है उनका भी मानव अधिकार होता है और इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ठीक बात। तो ये धार्मिक भड़काऊ इस प्रकार के पत्र के माध्यम से गुजरात में किस प्रकार से अशांति फैलाई जाए उसका प्रयास करने वाली टोलकी है, और ये टोलकियों को तो मैं जवाब दूंगा। ये बेट द्वारका में उसको लेकर भी कहा जा रहा है, इतना डेमोलिशन ड्राइव वहां पर हुआ, उसको लेकर कहा गया कि भगवान कृष्ण की जमीन है भाई, वो वहां पे इस प्रकार की डुप्लीकेट मजार हम नहीं चलाएंगे, एकदम स्पष्ट है। नहीं, इतनी डेमोलिशन ड्राइव ऑपोजिशन कह रहा है कि आप एक ऑपोजिशन कह ले यहाँ के आज कि भले वो डुप्लीकेट मजार है, आप उसको चलाने लीजिए, इलीगल सरकारी जमीनों पे कुछ भी चलने लीजिए, इस प्रकार की मजार आप, भगवान कृष्ण की जमीन है बेट द्वारका पे भाई, आपको मुझे, ये देश के करोड़ों हिंदू को श्रद्धा है।
वो द्वारका, बेट द्वारका की धरती पे आप जब मन पाए, जो रोड पे मन पाए वहां पे मजार लगा लोगे? ये किस प्रकार से चलाया जाए? आम आदमी पार्टी पर बता दीजिए भाई, इस बार थोड़ी फाइट टाइट है। मतलब मैं देख रहा हूं 6 चुनाव, 27 साल, रिपीट पे रिपीट, एंटी इनकम्बेंसी जैसे गुजरात में है ही नहीं। मगर इस बार क्या थोड़ी फाइट टाइट है? लग रहा है आपको त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी कांग्रेस घिर गए इस बार आप? मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ गुजरात भ्रमण पे चलिए। मैं तो चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 5-10 दिन के लिए गुजरात भ्रमण के लिए भेजना चाहिए। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये संबंध दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संबंध है। यहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। हर्ष भाई, एक यहां बात चुनाव बताऊं भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल लेता हूं। फिर आप सवाल लीजिए ना। फिर जी। ये जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, पिछले 4 चुनाव से सिक्का घिस रहा है। 127 से 117, 117 से 115, 115 से 99। ओल्ड इज गोल्ड सुना है आपने? और पित्तल जितना घिसता है ना भाई साहब, वो इतना ही ज्यादा महंगा होता है, उससे ज्यादा। ये प्रयास पहली बार नहीं है। कभी कोई रीजनल पार्टी को कांग्रेस लाती है साथ में, कभी कोई और मुद्दा लाती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। ये गुजरात की जनता के संघर्ष और साहस की जो यात्रा है ना 27 साल की, उसको तोड़ने की, उसको कोशिश करने वालों के सामने गुजरात की जनता ये 2022 का चुनाव लड़ रही है। 2022 का चुनाव भी 2012, 17 इसी प्रकार की बड़े बड़े वादे होते थे। सितंबर महीने से गुजरात में चुनावी टूरिज्म चालू होता है भाई साहब। गुजरात के हर कोने में आपको मंदिरों पे अलग अलग पार्टी के लोग देखने मिलेंगे, जिनको गुजरात के बारे में कुछ नहीं पता है। वो भी कागज पे लिखे हुए हर भाषण करेंगे। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार जनता है। दिसंबर महीने के अंत तक इनको बिस्तर बांध के खुद के गांव में भेजने का काम गुजरात की जनता करती है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि अगर वो लोग फैक्टर नहीं है, आम आदमी पार्टी फैक्टर नहीं है, तो वो कहते हैं कि फिर उन पर शराब घोटाला के केस, सत्येंद्र अंदर सिसोदिया जाने वाले। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वो लोग गुजरात में लाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग डर गए हैं। शिक्षा मॉडल देखिए, दिल्ली की जितनी जनसंख्या है ना, उतने तो गुजरात की सरकारी शाला में बच्चे पढ़ते हैं। ये कौन से मॉडल की आप बात करते हो? रहे हैं। और अब बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती गुजरात की मौजूद है जिनका नाम सामने आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पुरुषोत्तम रूपाला जी हमारे साथ है। मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। परंपरागत वेशभूषा उनके किरदार का हिस्सा है। स्थानीय भाषा उनकी जिंदगी का सबसे खास पड़ाव है। अमीश देवगन जी मेरे सहयोगी के साथ इस चर्चा में आप देखिए कितनी दिलचस्प बातें यहां पर निकलकर सामने आएंगी। तो मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। रूपाला जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। जैसे ही आपका नाम लिया तो पब्लिक जो थी उसने तालियों के साथ और सीटियों के साथ आपका स्वागत किया। एक सवाल जो कि इस समय सबके मन में है कि 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को, इस बार गुजरात की जनता आपको क्यों चुनेगी? कुछ सवाल ही मेरे हिसाब से जवाब हो जाते हैं। देखो, मुझे कोई घड़ी पसंद आ जाती है जी, तो मैं लाइफ लॉन्ग यूज करता हूं। और आपको बताता हूं कि मैं ये बात में मुझे इस विषय को जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर जिन चीज का टेस्ट माफक आ जाता है वो टेस्ट लाइफ टाइम चलता है। तो आप कह रहे हैं गुजरात की जनता को बीजेपी का टेस्ट आ गया है? गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से जुड़ाव हो गया है। वो अपनी चॉइस से सरकार बनाते हैं, अब तक बना रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे। पर ये जो टेस्ट है, कई बार मुंह का जायका बिगड़ भी जाता है। कई बार कोई कंकर आ जाए, पत्थर आ जाए तो जायका बिगड़ भी जाता है। कहीं ये तो नहीं होगा? वो आ नहीं जाता है, वो लाने की कोशिश होती है, और उन कोशिश को गुजरात की जनता बहुत समय से नाकाम कर रही है। लेकिन पिछला चुनाव हमने देखा जिसमें इतना टाइट चुनाव था, बीजेपी 99, कांग्रेस 77। कांग्रेस ने कहा था कि इस बार थोड़ी कसर रह गई, अगली बारी नरेंद्र मोदी की विदाई इसी गुजरात से करेंगे हम।
क्या कहते हैं आप? ये वो लोग हैं जो 90 से यही नारा लगा रहे हैं और 90 से न तो संभल सके हैं। और मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस शब्द इतना जोर से बोल रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि फॉर्म भरने तक इनके कमरे से लोग निकल रहे हैं, फॉर्म भरने तक उनकी कांग्रेस टूट रही है। वो कांग्रेस के लोग भी नारा लगाएंगे, क्या होगा? वो कह रहे हैं जो डरता है वो चले जाता है। अरे जो डरता डर है रहा वो है नहीं चला। संघ और बीजेपी से वो चले जाता है। मैं आपको नाम के साथ बताना चाहता हूं कि जिसको 10 बार चुनाव में हम नहीं हरा सके, ऐसे मोहन सिंह भाई पार्टी से निकल जाते, उसके लिए डरने की बात कैसे कहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसे इनके दिग्गज नेता जिनको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम नहीं हरा सके, वो निकल गए। वो इनको किसका डर था? पर चिंतन तो कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली हुई है। नहीं, वो मतलब ये जो यहां हमारे लिए जो नारे लगाते हैं नहीं कि भाई हम आ रहे हैं, हम आपको विदा कर रहे हैं, वो विदा नहीं कर रहे हैं। वो अपने नेताओं को विदा करने से रोकने के काम में कामयाब हो, इतना काम करे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने नरेंद्र भाई के साथ, अमित भाई के साथ बड़े करीबी के साथ काम किया बीते गत वर्षों में, अब आप केंद्र की राजनीति में हैं, क्या आपको लगता है कि पिछली बारी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिनाई के साथ चुनाव जीती, इस बार क्योंकि तीसरी पार्टी भी है, कहीं आपकी भाषा में कहीं जायका ना बिगड़ जाए, कहीं टेस्ट ना बिगड़ जाए? देखो, पिछले बार के चुनाव में सामाजिक रूप से गुजरात में अनरेस्ट करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला और इन सबके हम साक्ष्य बने। अब आप ये भी देख रहे हो कि जो अभियान चला रहे थे वही कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। इतना बड़ा बदलाव करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की इकाई ने हासिल कर ली है। इसके लिए मैं गुजरात बीजेपी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ये कामयाबी अब हासिल कर रही है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे थे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, इसी मंच पे वो थे और उन्होंने बोला बीजेपी डराकर, ईडी से धमकवाकर लोगों को शामिल करवा लेती है अपनी पार्टी में, तो हम क्या करें? बीजेपी हो या कोई भी दल हो जी, और जो राजनीति में आता है ना आदमी जी, वो पहले तो डरता होता तो राजनीति में ही नहीं आता। सो डरने वाली बात। और अब जब तक आप उसके दल में हैं तब तक निर्भीक हैं, निडर हैं, लीडर हैं, और जैसे ही आपके दल से निकल जाते हैं डरपोक हैं, डराते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे मापदंड करके किसी नेताओं के सामने ऐसी बातें रखना, उसको मैं उचित नहीं मानता हूं। और बीजेपी के लिए डरा धमका के लोगों को अपने दल में शामिल करने का जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था। मैं इसका बार बार जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मगर लोकतंत्र में भय के हिसाब से कभी लोकतंत्र में विजय हासिल हो ही नहीं सकती है। इसके लिए आपको लोक चाहना करनी पड़ती है, लोगों के दिल को जीतना पड़ता है, लोगों पे विश्वास अर्जित करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी का एक लक्ष्य होता है कि बीजेपी चुनाव जीते, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश स्तर पर कई सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं, कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकारें गिरा के बनाई गई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जीते कोई भी सरकार आप ही बना लेते हैं? देखो, जब कोई भी जीते और हम ही सरकार बना लेते हैं, मुझे देश के राज्यों में नहीं जाना है। यहां हमारी जीती हुई सरकार टूट गई थी और हमारे ही दल के नेता को मुखिया बनाकर यहां गुजरात में ही सरकार बना ली गई थी। वो क्या हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाई थी? मगर गुजरात की अरसा हो गया, मगर यहां का ही हादसा है ना भैया। हम और राज्यों की राजनीति में हमारे घर में हो वो हमारे काम का नहीं है, और कहीं पे कुछ गिरे तो वो हम गिरा रहे, हमारा गिरा रहे थे। वो कौन गिरा रहे थे? किसने गिराया था? और जिसने भी गिराया था, मगर गुजरात की जनता ने इसको संभाल लिया, इसलिए पुनः भारतीय जनता इधर काम पे आई, सरकार में आई। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बार बार टारगेट किया जाता है गुजरात को, गुजरात के मॉडल को, नरेंद्र मोदी को, अमित भाई को,
क्या आपको लगता है कि देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन अब एक दिल्ली से नेता आए हैं, वो कहते हैं मैं दिल्ली मॉडल लेकर आया हूं, इस बार मौका दे दो, एक मौका केजरीवाल को, वो कहते हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए कि वैसे दिल्ली राजधानी होने के कारण उसको राज्य का दर्जा है जी, वरना ये एक बड़ा कॉरपोरेशन है। तो इनको हमारे यहाँ 8 कॉरपोरेशन है, इसमें से किसी एक मेयर के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। आप केजरीवाल जी तो अरे मुख्यमंत्री यहाँ हैं। हाँ किसी को भी मैं कह सीएम है सकता वो, हूँ। मुख्यमंत्री, ही सीएम। अरे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं जी। इसीलिए मैं, मगर राज्य होने की वजह, सम्मान कमाल का, आप कह रहे हैं कि उनको हमारे मेयर के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, वो एरिया इतना इसका है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन वो हमारे अहमदाबाद के मेयर के पास जितना एरिया है, जितनी आबादी है, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, अभी यहाँ गुजरात में आके आप बताएंगे कि हम शिक्षण का मॉडल हमें यहाँ चर्चा करना है। मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को और देशवासियों को बताना चाहता हूं, आजादी के पहले गुजरात के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ ने यहाँ मुफ्त फर्जियात शिक्षण की घोषणा कर दी थी। उस राज्य के हम नागरिक हैं और जिसकी शिक्षण व्यवस्था में से हिंदुस्तान के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर उसी शिक्षा नीति में से निकल कर बाहर आए। एक अब वो हमको आकर इधर शिक्षा की सलाह देंगे और हमें सुनना है। लेकिन वो कहते हैं उनके मॉडल से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, डर गई है। यार घबराने डराने की बात और किसी से किया करो, हमारे जैसे लोगों से क्यों बात करते हो? वो गुजरात वाले डर जाएंगे। ये गुजरात था सर। ना वो आपको डराने की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं गुजरात के बारे में उनसे मैं डरते वो हैं। बता रहे हैं, मैं इनको जवाब देने के लिए बता रहा हूं। जब ब्रिटिश सल्तनत की हुकूमत चलती थी हिंदुस्तान में, उस समय यहां के देश के किसानों ने उनके सामने आवाज लगाई थी, उसमें से नेता पैदा किया था, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब तब नहीं डरे। ये गुजरात वाले किसी मॉडल को लेकर दिखे हमको डराने के लिए निकलेंगे। लेकिन अब तो वो देखिए, क्योंकि ये कृष्ण की धरती है गुजरात, भगवान वासुदेव कृष्ण की धरती है, वो कहते हैं कि उनका तो जन्म ही जन्माष्टमी के दिन हुआ। सही बात है, कृष्ण की धरती है, मगर ये उनके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक मथुरा रहे, जब तक यूपी में उनका जो भी लीला कांड का अवसर है, मैं उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक बाबतों पे कमेंट करने का अधिकार नहीं रखता हूं, मगर मैं इस जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब बसे, उसी के बाद ही द्वारकाधीश का टाइटल मिला है। वो द्वारिकाधीश बने, इससे पहले राजा का टाइटल नहीं था। राजा का टाइटल गुजरात में आकर उनको मिला है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब भगवान कृष्ण अब की तुलना, या फिर कहें तो वो कहते हैं क्योंकि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पे हुआ, उनकी दादी या नानी उनको कृष्ण कहती थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब उनको भी लगता है कि हिंदुत्व पर वोट पड़ता है, तो वो उसी लाइन पर चल रहे हैं? नहीं, उसको जिस लाइन पे चलना है उसको मुबारक, मगर उनको खुद के मंत्रियों के बारे में उसकी सलाह गुजरात वासियों के पहले देनी चाहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इसको भगवान नहीं मानता हूं। वो जो कोई लोग बोल रहे हैं ये उनके मंत्री बोल रहे हैं, पर हट गए, वो तो हटा दिया गया उनको। नहीं, हटा देने से क्या फायदा होता है? वो तो बात निकल गई ना, दिल में थी, वो होठों पे आ गई। अब उस पर वो जो बूंद से जाती है ना, वो कहावत है पुरानी, वो फिर ओजों से नहीं सुधरती है। जी, चलिए राहुल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव तक तो काफी आ रहे थे गुजरात, लेकिन अब सुना है आने वाले हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में कांग्रेस के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में नफरत फैलाई है, उस नफरत के खिलाफ मेरी ये यात्रा है, और ये गुजरात में भी नतीजा देगी। देखो, ये तो एक बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय दल, जिन्होंने 50 साल तक हुकूमत अपने परिवार से चलाई है, वो लोग ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत चलाई है, नफरत फैलाई।